हेलो एवरीवन, डियर स्टूडेंट्स। अब जैसे कि हमने स्टार्ट यूनिट जब की थी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, तो उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है एलिमेंट, मिक्सचर, मैटर, कंपाउंड, हीट, टेम्परेचर, मेटल, नॉन मेटल, एटम, मॉलिक्यूल, ये सारी डेफिनेशंस मैं आपको बता चुका हूं और आगे भी इनकी पूरी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो इस सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बाद हम अगर बात करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स, अगला जो हमारा क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और इस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम टोटल कितने लॉ पढ़ेंगे वो यहाँ पर आपको दिख रहा है। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ, ये चीज़ें हमको पढ़ना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की कि केमिकल कॉम्बिनेशन के क्या लॉ होते हैं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं ये यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की। तो आइए सबसे पहले उसको देखते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो डियर स्टूडेंट्स क्लियरली हम अगर बात करें तो केमिस्ट्री में या नेचर की बात करें कि ईच केमिकल रिएक्शन, कोई सी भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है कोई सी भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वो कुछ लॉ के थ्रू या लॉ के द्वारा कंप्लीट होती है। बिना किसी भी लॉ के कोई भी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती है। तो ईच केमिकल रिएक्शन कंप्लीट बाय सम लॉ, दिस लॉ आर कॉल्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई सी भी केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होती है तो किसी भी लॉ की हेल्प से कंप्लीट होती है। उन लॉ को हम कहेंगे केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और टोटल का भी देखा जाए तो कितने लॉ हैं हमारे पास में? 5 लॉ हैं। देखिए ये 5 लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन, गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम और एवोगैड्रो लॉ, ये 5 लॉ हैं हमारे पास और हमको पांचों को क्लियर करना है, ठीक है। तो पहले लॉ की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए पहले लॉ की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट हमारे पास में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स की बात करें तो ये जो लॉ था, है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था लेवोशियर ने। लेवोशियर ने दिया था और इनके साथ इनकी और हेल्प की थी लोमोनोसोफ ने। लोमोनोसोफ ने इसकी हेल्प की थी। लेवोशियर और लोमोनोसोफ ने इस लॉ को दिया था और दिया था 18th सेंचुरी में। कब दिया था? 18th सेंचुरी में दिया था। अब हम देखें तो इसको फिर ये इन्होंने लॉ दिया था और इसको डिस्क्राइब किया था लैंडोल्ट ने। लैंडोल्ट ने इसको डिस्क्राइब किया था, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। देखिए, दिस लॉ वाज गिवन बाय लेवोशियर एंड लोमोनोसोव इन 18th सेंचुरी, ठीक है, और डिस्क्राइब किया था इसको लैंडोल्टर ने। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए बहुत ही सिंपल लॉ था। मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड matter neither be created nor be destroyed, only it converts one form to another। क्लियर स्टूडेंट्स, मैटर को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल इसे हम वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मैटर मतलब जिसमें क्या होता है, मास होता है, मतलब मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये लेवोशियर और लोमोनोसोव के अकॉर्डिंग था। फिर इसको डिस्क्राइब किया था लैंडोल्टर ने। तो देखिए लैंडोल्टर ने किस टाइप से डिस्क्राइब किया था, उन्होंने 2 टेस्ट ट्यूब का यूज़ किया था और एक टेस्ट ट्यूब में उन्होंने लिया था NaCl, और सेकंड अगर टेस्ट ट्यूब की बात करें तो उसमें उन्होंने लिया था AgNO3। ये 2 चीज़ें उन्होंने यूज़ की थी। तो पहले इनका वेट किया उन्होंने, किसका, दोनों टेस्ट ट्यूब का, मतलब एक NaCl का वेट किया और AgNO3 का वेट किया, और दोनों को आपस में मिलाया, मतलब उन दोनों की रिएक्शन करवाई, NaCl प्लस AgNO3। तो आफ्टर रिएक्शन उन्हें क्या मिला था, AgCl प्लस NaNO3। तो दोनों के पहले रिएक्शन कराने के पहले उनका वेट किया और उनकी फिर रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाने के बाद वेट किया, तो उन दोनों के मास में कोई चेंज नहीं आया। किस में चेंज नहीं हुआ, मास में। तो इससे उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि उसे हम न तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले मास किसके फॉर्म में था, NaCl और AgCl, आफ्टर रिएक्शन AgCl और NaNO3, लेकिन मास डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और नहीं हमने पहले क्रिएट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब अगला जैसे आप देख रहे हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या कांस्टेंट प्रोपोर्शन, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड लॉ की हम बात करते हैं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो लॉ था ये जोसेफ लुई प्राउस्ट ने दिया था हमको। किसने दिया था, जोसेफ लुई प्राउस्ट। ये जो लॉ था उन्होंने दिया था ये। अब और ये किससे रिलेटेड था, डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो लॉ बहुत ही सिंपल था। देखिए when देखिए बहुत ही सिंपल था, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, द मास ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट
द मास ऑफ एनी सब्सटेंस, मास यूज करें आप क्या यूज करें, वेट। वेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज कांस्टेंट व्हाइल these are made by any methods, these are made by many methods। मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है, ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कोई सा भी एक सब्सटेंस, उसका मास हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे उसे हम कितनी ही मेथड से उसको प्रिपेयर कर लें, क्या करें हम कितनी भी मेथड से उसको बना लें, लेकिन उसका जो मास है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, मास ऑफ वाटर इज, इसका मास कितना होता है, 18, कितना होता है, 18 होता है। अब चाहे हम रिवर वाटर की बात करें तो भी 18 होगा, सी वाटर की बात करें तो भी कितना होगा, उसका मास 18 होगा। चाहे हम लेब के वाटर की बात करें तो भी मास कितना रहेगा, 18। चाहे हम रेन वाटर की बात करें तो भी मास कितना रहेगा, 18। तो कोई सा भी सब्सटेंस है उसका मास हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, चाहे उस सब्सटेंस को हम किसी भी मेथड से प्रिपेयर कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब हम अगले लॉ की बात करते हैं। अगला हमारे पास में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये जो लॉ था ये जॉन डाल्टन ने दिया था और दिया था 1803 में, जॉन डाल्टन ने। मतलब अप्रॉक्स आप लिख सकते हैं इसको 19th सेंचुरी में दिया था। कब दिया था, जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, 2020 मतलब 21st सेंचुरी, तो इसे 1801 से स्टार्ट होगी 19th सेंचुरी। अगर आप ऐसा भूल जाते हैं तो 19th सेंचुरी लिख दीजिए, नो प्रॉब्लम। तो जॉन डाल्टन ने दिया था ये लॉ, और इस लॉ में उन्होंने क्या कहा था, when two or more substance combine to each other, two or more substance combine to each other to form product, कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं। देन इट वाज प्रेजेंट इन सिंपल रेशो। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो वे सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। जॉन डाल्टन ने दिया था, सिंपल रेशो में प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर बनाए गए हों, चाहे वो किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पर क्या किए गए हों, बनाए गए हों या मेज़र किए गए हों। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूं इसका। एग्जाम्पल देखिए, C+O2 ये बनेगा हमारे पास में CO2। तो कार्बन का वेट है 12 और एक ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 × 2 ये हो जाएगा हमारे पास में 32 × +O2
2NO। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 14:16। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। ये जैसे हमने लिखा 2NO2, तो 14:64। ये इस टाइप से उनका जो रेशो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, एक सिंपल रेशो में प्रेजेंट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले लॉ की ओर। जैसा कि आपको दिख रहा है, अगला हमारा जो लॉ है वो है गैल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ठीक है, गैल-लुसेक के लॉ की हम बात करते हैं। गैल-लुसेक्स लॉ या गैल-लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये जो लॉ था ये गैल-लुसेक्स ने दिया था 1808 में। और ये गैसियस कॉम्बिनेशन मतलब जब गैसें आपस में रिएक्ट करती है और उनसे जो प्रोडक्ट बनता है उससे रिलेटेड था ये लॉ। ठीक है, तो देखिए व्हेन gases combine to each other, gases combine to each other, then these are present in simple ratio, present in simple ratio। जब गैसें एक दूसरे से कंबाइन होती, क्या होती है, कंबाइन होती, तो वो सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होती है। किस में प्रेजेंट होती है, सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होती है। एंड देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस। इफ प्रोडक्ट इज ऑल्सो गैस देन इट इज प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। इट इज प्रेजेंट इन सिंपल रेशियो। अगर गैसें आपस में कंबाइन करती हैं तो वे सिंपल रेशियो में प्रेजेंट होती हैं, लेकिन इनसे बनने वाला प्रोडक्ट भी क्या हो, गैस हो, तो वो भी कौन से रेशियो में प्रेजेंट रहेगा, सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहेगा। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। देखिए H2 ये गैस है, ये Cl2 ये भी क्या है, गैस है। तो इनसे जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बनेगा, HCl, और ये भी क्या है, गैस। तो ये भी 1 रेशियो में है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ टोटल कितने हो गए, 2। मतलब ये होगा 1:1:2, सिंपल रेशियो में प्रेजेंट रहेंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम या गैल-लुसेक्स लॉ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम हमारे लास्ट लॉ की बात करते हैं जो है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रोस लॉ। देखिए ये जो लॉ दिया था ये दिया था एवोगैड्रो ने। किसने दिया था, एवोगैड्रो ने। अप्रोक्स 20th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी में दिया था, 1911 में ये दिया था। और एवोगैड्रो ने रिलेशनशिप शो किया था। क्या शो किया था, एवोगैड्रो रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मोल्स ऑफ गैस। दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप शो किया था, एक वॉल्यूम ऑफ गैस में और एक मोल्स ऑफ गैस या गैसियस मॉलिक्यूल। और ये दोनों रिप्रेजेंट किया था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है स्टूडेंट्स,
एवोगैड्रो रिप्रेजेंटेड रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम ऑफ गैस एंड मोल्स ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे. द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस. एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, the volume of gas is directly proportional to number of moles of gas. ये लॉ था एवोगैड्रो का. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप ध्यान रखें. हमारे जो पांचों लॉ थे वो पांचों कंप्लीट होते हैं. ठीक है, पांचों लॉ हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए. अब आइए हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की, कि हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा. अगला हमारे पास देखिए क्वेश्चन है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. ये देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ये आपका अगला क्वेश्चन है. तो आइए हम देखते हैं डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या थी. देखिए जो डाल्टन था, इन्होंने 1808 में एटॉमिक थ्योरी दी थी. क्या दी थी, एटॉमिक थ्योरी. जिसके जो मेन पॉइंट्स थे वो देखिए क्या थे. देखिए बहुत ही सिंपल इनके पॉइंट्स हैं. मेन पॉइंट्स क्या थे उसको आप देख लीजिए. सबसे पहली बात तो ये है कि कोई सा भी जो एटम है, एटम इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स. ठीक है. दूसरी अगर हम बात करें, एटम इज इंडिविजुअल. एटम इज इंडिविजुअल. ठीक है. इट कैन नॉट प्रेजेंट इन फ्री स्टेट. ठीक है, ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहता है. उसके बाद कभी हम बात करें, इट पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, ये पार्टिसिपेट करता है. इट इज मेड बाय सेम टाइप ऑफ पार्टिकल. सेम टाइप ऑफ पार्टिकल. ठीक है. और हम अगर बात करें, जब एटम एक दूसरे से क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं. एक दूसरे क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं एटम एक दूसरे से, तो ये क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं. देखिए बहुत ही सिंपल पॉइंट आपको दिख रहे हैं कि एटम इज मेड बाय स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है. ये इंडिविजुअल होता है, मतलब इसे हम कट नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते. फिर ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं रहता है. उसके बाद हम बात करें तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ये जो है सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, कोई सा भी जो एटम हो. ठीक है. और एटम जब कंबाइन होते हैं तो ये मॉलिक्यूल बनाते हैं. देखिए एटम सेम टाइप के पार्टिकल से मिलकर बनते हैं. इसका सबसे बेहतरीन मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि, अच्छा एक और बात यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी भी एटम के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो दूसरे एटम के पार्टिकल से डिफरेंट होते हैं. दूसरे एटम के पार्टिकल से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ये आप ध्यान रखें. ठीक है, कि किसी भी एटम के जो पार्टिकल है वो दूसरे एटम के पार्टिकल से क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं. मतलब एक ही एटम के जो पार्टिकल हैं वो सेम टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं.
इसका मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए कि आप आयरन का पाउडर ले लीजिए, ठीक है, और एक पाउडर ले लीजिए एल्यूमिनियम का। दोनों पाउडर को आप मिक्स कर दिए, उसके बाद जब आप उसमें मैग्नेट को घुमाएंगे तो केवल आयरन के पार्टिकल ही मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होंगे, एल्यूमिनियम के नहीं। ये चीज़ ये शो करती है कि जो पार्टिकल आयरन के थे मतलब सेम टाइप के, वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हुए, और जो दूसरे थे एल्यूमिनियम के वो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मतलब एक ही एटम के पार्टिकल या एक ही टाइप के जो पार्टिकल या एटम होते हैं वो दूसरे टाइप के एटम से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, अब कभी देखा जाए तो जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, वो डाल्टन से थोड़ी सी हटकर है, क्योंकि इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि अगर हम बात करें, ये जो आप सेकंड पॉइंट देख रहे हैं कि जो एटम है वो इंडिविजुअल होता है, मतलब हम इसे कट नहीं कर सकते, ठीक है, कट नहीं कर सकते हैं। तो जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, पहली बात तो मैं आपको इसका बता दूं, एटम इसका मतलब ये होता है कैन नॉट कट, ठीक है, ये यहाँ पर ए और ये टर्म, ठीक है, इसका मतलब हम इसे काट नहीं सकते, ये डाल्टन की थ्योरी है। लेकिन अगर मॉडर्न थ्योरी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग डियर स्टूडेंट, इसको हम एटम को क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। एटम कैन बी कट, इसे हम कट कर सकते हैं, क्योंकि इसको कट किया तो कट करने पर ही हमको इसके कंपोनेंट पता चले। क्या पता चले हमको, इसके कंपोनेंट्स पता चले कि इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसको हम कट कर सकते हैं, तभी इसके ये कंपोनेंट हमने देखे। ये मॉडर्न थ्योरी है कि इट कैन बी कट, इसे हम कट कर सकते हैं, और इसके जो पार्टिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। ये एटॉमिक थ्योरी थी डाल्टन की। देखिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बीच में हमको डिफरेंस बताना है। तो एटम और मॉलिक्यूल दोनों की डेफिनेशन आपको पता है। उसके बाद हम फिर से एक बार उस चीज़ को दोहरा देते हैं। हम बात कर रहे हैं एटम और मॉलिक्यूल की। देखिए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एटम। और सिंपल सी बात है, द ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद कभी हम बात करते हैं, ठीक है, it is not present in free state, not present in free state, लेकिन जो मॉलिक्यूल है ये फ्री स्टेट में प्रेजेंट रह सकता है। इट इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट। उसके बाद हम कभी बात करते हैं तो जो एटम है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। केमिकल रिएक्शन में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करें डाल्टन की थ्योरी की, तो इसे हम कट नहीं कर सकते, इट कैन नॉट कट, लेकिन इट कैन बी कट। उसके बाद कभी हम बात करें तो इसका कोई टाइप नहीं है, इट हैज़ नो टाइप, इसका कोई भी टाइप नहीं है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मॉलिक्यूल के दो टाइप बताए हैं। कितने टाइप बताए हैं, दो टाइप। एक होते हैं होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल और एक होते हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोएटॉमिक मतलब जो सेम टाइप से मिलकर बनते हैं, हेटेरो एटॉमिक मतलब जो डिफरेंट टाइप से मिलकर बनते हैं। अब कभी हम इनके एग्जाम्पल की बात करेंगे। एटम के एग्जाम्पल तो देखिए बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल हैं। एटम ऑफ आयरन,
कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ETC। और इसकी कभी हम एग्जांपल की डियर स्टूडेंट बात करें तो देखिए O2, H2, N2 ये होमोएटॉमिक के एग्जांपल हैं। हीट्रो की हम बात करें तो H2O, CO2, NaCl एक्सेट्रा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है और कैसे ये अपने नेचर शो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था एटम और मॉलिक्यूल के बीच का डिफरेंस। अब हम आगे बात करते हैं एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये हमारा जो है अगला क्वेश्चन है। सॉरी, तो अगली स्टडी हम इसके साथ करेंगे। ठीक है, कि एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मोल कॉन्सेप्ट क्या होता है। एटॉमिक मास देखिए, द सम ऑफ proton and neutron present in atom, किसी भी एटम में उसके प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इसका जो सम होता है उसे हम कहेंगे एटॉमिक मास। क्या कहेंगे हम उसे? एटॉमिक मास, द सम ऑफ एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास देखिए, हेंस एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मास ऑफ लिथियम है, एटॉमिक मास ऑफ लिथियम। तो देखिए एटॉमिक नंबर इसका 3 होता है और मास कितना होता है? 7। ठीक है, मास ऑफ लिथियम इज 7। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। एक और बात मैं स्टूडेंट्स आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर न्यूट्रॉन अगर आपको निकालने हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा देख लीजिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का भी फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। प्रोटॉन मतलब जो आपको पैरों में दिखे, यहाँ पर बेस में उसके दिखे, वो है प्रोटॉन, जिसको हम एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। प्रोटॉन को क्या कह सकते हैं? एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। तो न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू मास कितना है इसका? 7 और प्रोटॉन कितने इसमें? 3। तो हमारे पास न्यूट्रॉन कितने बचेंगे? 4। ये न्यूट्रॉन ऐसे निकलते हैं। तो मास मतलब लिथियम का किस टाइप से रहेगा? मास ऑफ लिथियम इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब N प्लस P। तो लिथियम के न्यूट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। और प्रोटॉन मतलब जो बेस में पैरों में लिखा है एटॉमिक नंबर वो कितना है? 3 है। ये टोटल कितना हो गया हमारे पास? 7। ठीक है, तो द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, किसी भी एटम में प्रेजेंट उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो टोटल सम है उस सम को हम कहेंगे एटॉमिक नंबर। और ये उसका फॉर्मूला है, ये उसका क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक के हमारे पास में। जो अगला टॉपिक है, तो देखिए कुछ मैं आपको एटॉमिक मास यहाँ पर बता देता हूँ छोटे सी टेबल में।
ये जैसे मैंने लिखा है एटम, और ये दिया है आपको उसका मास। हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद में बेरिलियम है, फास्फोरस है, सल्फर है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39, मैग्नीशियम का 24, कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 60, बेरिलियम का होता है 9, फास्फोरस का होता है 31, सल्फर का होता है 32। और भी जो आपको जब आप वो PDF के नोट्स देखेंगे आपको उसमें मिलेगा वो, ठीक है। तो हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो देखिए डेफिनेशन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो एटम का ग्रुप है उसे हम कहते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। देखिए डेफिनेशन को ध्यान से देखिए, द टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, और इसे हम डिनोट करेंगे एम से। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए आपको दिया है H2O, इसका मास कितना होता है 18। तो देखिए टोटल सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स इन प्रेजेंट मॉलिक्यूल, H2O का मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, इनटू इसका मास कितना होता है, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है 1, ये हमने लिखा 1, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास कितने हैं 1, इसका मास कितना होता है 16। तो देखिए 2 1 जा 2 प्लस 16, ये कितना होगा हमारे पास 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने मान लीजिए लिखा Na2O, ये लिखा, किसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। तो सिंपल है, यहाँ पर सोडियम हमारे पास कितने हैं 2 हैं, और इसका मास कितना होता है 23, प्लस एक का हिसाब होने के बाद प्लस लगाएंगे आप। ऑक्सीजन कितना है हमारे पास में 1, और इसका मास कितना होता है 16, तो ये हो गया हमारे पास में 46 प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा 62। ठीक है स्टूडेंट्स, आप ऐसा ध्यान रखें। मान लीजिए आपको और किसी का दिया है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए, तो मान लीजिए CH4 आपको दिया है, तो कार्बन का यहाँ पर मास में आपको बता दूं कितना होता है 12, एल्यूमिनियम इसका कितना होता है 27, ऐसे बहुत सारे हैं, आप पीरियडिक टेबल जो है दी हुई हो। CH4 की कभी हम बात करें तो देखिए कार्बन कितना है हमारे पास 1, इंटू कार्बन का कितना होता है 12, फिर प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 4, और इसका कितना होता है 1, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 16, ये मास होता है। ठीक, तो मॉलिक्यूलर मास को आप ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम अगला जो हमारे पास टॉपिक बचा है, और भी आपको देखिए जो डाउट आते हो, किसी को अगर फाइंड करते नहीं आ रहा हो तो और आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट की। देखिए मोल कॉन्सेप्ट देखा जाए तो एवोगाड्रो ने दिया था। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गैस के 1 मोल में, कितने मोल में 1 मोल में, इन 1 मोल ऑफ गैस 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। In 1 mole of gas 6.023 into 10 to the power 23 molecule is present. This concept is called mole concept. ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप क्या कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ये आप ध्यान रखें कि किसी भी गैस के 1 मोल में
6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहेंगे मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, देखिए मेन पॉइंट्स सिंपल से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि किसी भी गैस के 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद कभी हम बात करें तो एसटीपी पर किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो होता है 11.2 लीटर। एनटीपी पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ठीक है, इसमें किसी गैस का जो वॉल्यूम होता है वो हमारे पास होता है, इसका आप डबल कर देंगे 22.4 लीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास में 3 कॉन्सेप्ट थे जो हमने पूरे कर लिए हैं, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और मोल कॉन्सेप्ट। इसके सभी बिंदु हमारे पास क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन।